नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदी किताबों के शौकीन है तो ये चैनल आपके लिए है। बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि बिगनर्स के लिए किताबें बताइए। शुरुआती दौर के अगर हम पाठक हैं, अगर हमने नया नया हिंदी किताबें पढ़ना शुरू किया है तो हम कौन से किताबें पढ़ें। ये वीडियो मेरे चैनल पर बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इसके इतनी देर से आने की वजह, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि आप सबके जिनके भी मुझे कमेंट्स मिले, आप सब अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग सोच और अलग अलग पसंद के साथ है। तो आप सबके लिए कुछ कॉमन किताबें सेलेक्ट करना एक रिसर्च का काम था, मेहनत का काम था। दूसरी बात, एज अ बिगनर मेरा अनुभव भी लगभग ज़ीरो है, क्योंकि मैंने बहुत बचपन से ही किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्रमिक गति से पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ तक आई। तो मैं नहीं बता पाती कि एज अ बिगनर मुझे क्या पसंद आया। तो ये कुछ कारण थे, इस वजह से मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया। मैं बहुत दिनों से अपने दोस्तों को या जो किताबें नहीं पढ़ते थे उनको किताबें रिकमेंड करती थी, पढ़ने को देती थी और उनसे फीडबैक लेती थी। इस तरह से करते हुए मैंने बहुत कुछ शुरुआती दौर की किताबों के बारे में जाना, समझा, और अब जा कर के मैंने कुछ किताबें आप सबके लिए चुनी हैं जो एज अ बिगनर आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। और अगर आपने अभी अभी हिंदी किताबें पढ़ना शुरू किया है, एक पाठक के रूप में बिल्कुल नए हैं, तो ये किताबें आपको ज़रूर पसंद आएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बिगनर्स नहीं हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं तो मुझे पता चलता रहता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए नहीं है तो इसे स्किप करने से पहले आप प्लीज़ इसे उन अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो किताबें नहीं पढ़ते हैं या जिनको आपको लगता है कि उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए। आई होप ये वीडियो उनके बहुत काम आएगा, उनको भी कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी और वो भी किताबों की इस नई दुनिया में एक्सप्लोर कर पाएंगे। आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले किताब मैं बिगनर्स को आज रिकमेंड करना चाहूँगी वो है मुंशी प्रेमचंद की लिखी गबन। ज़्यादातर लोग, क्या होता है, जब भी मुंशी प्रेमचंद की बात आती है तो सबसे पहले ना गोदान उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। गोदान निस्संदेह उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, एक बहुत ही अद्भुत रचना है। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपने अभी हिंदी पढ़ना शुरू किया है, तो एकदम से जाकर प्रेमचंद की गोदान उठाना मेरे ख्याल से सही फैसला नहीं है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप शुरुआत प्रेमचंद की लिखी गबन उपन्यास से कर सकते हैं या फिर निर्मला से भी कर सकते हैं। प्रेमचंद न सिर्फ एक कालजयी रचनाकार रहे हैं, बल्कि वो अपनी सरल और सहज भाषा शैली के लिए भी बेहद विख्यात रहे हैं। और इस दृष्टि से अगर हम गबन और निर्मला की बात करें तो बहुत ही सुंदर किताबें हैं ये दोनों। गबन एक ऐसे स्त्री की कहानी है जिसे गहनों का बड़ा शौक है और शादी के बाद वो अपने पति से चंद्रहार की इच्छा जताती है। अब आर्थिक तंगी से जूझ रहा उसका पति चंद्रहार न खरीद पाने की अपनी समस्या बताने के बजाय अपनी पत्नी को खुश करने के लिए ऑफिस में कुछ पैसों का गबन कर बैठता है। कहानी में आगे क्या होता है ये बड़ा दिलचस्प और सीख भरा है। इसके अलावा निर्मला के जो उपन्यास है, इसके केंद्र में भी एक स्त्री पात्र है, 15 वर्षीय निर्मला, जिसकी शादी कर दी जाती है एक अधेड़ व्यक्ति से जिसके पहले से ही 3 बेटे हैं। ये जो किताब है निर्मला, इसे हिंदी साहित्य का पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास और प्रेमचंद का लिखा प्रथम यथार्थवादी उपन्यास भी कहा जाता है। अगर ये 2 शब्द आपको बड़े भारी भरकम लग रहे हो तो कोई बात नहीं, इन्हें आराम से किनारे कीजिए और अपने पसंद के मुताबिक इनमें से कोई भी एक किताब चुनकर उसका आनंद उठाइए। दूसरी किताब जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो है रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियों का संकलन। ये आपको दिख रहा होगा, मेरे पास उनकी संपूर्ण कहानियों का पहला भाग है ये। आप उनकी कहानियों का कोई भी संकलन चुन सकते हैं, उनकी सभी कहानियाँ शानदार होती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की किताब जब आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर से मैं आपको वही सलाह दूंगी कि सबसे पहले गोरा उठाने के बजाय आप उनकी कहानियों से शुरुआत कीजिएगा। गोरा निसंदेह एक बहुत ही खूबसूरत रचना है, बहुत ही सुंदर किताब है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको कहानियों से शुरू करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों में मध्यवर्गीय समाज अपनी सभी कमियों और विशेषताओं के साथ मौजूद दिखता है। अपनी कहानियों में समाज की पुरानी पड़ चुकी सोच और रूढ़ियों के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं और ये छोटी छोटी सरल कहानियाँ पाठकों का दिल जीत लेती हैं। आप देखेंगे जब उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे कि किस तरह वो किरदारों के मन के भीतर चल रही उथल पुथल को बड़ी चतुराई से पकड़ते हैं और एक साधारण कहानी के जरिए भी बड़ा ही असाधारण प्रभाव पैदा करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों में आपको सब कुछ मिलेगा, पढ़ने का आनंद, रहस्य, रोमांच, रोचकता और श्रेष्ठ साहित्य भी। अगली किताब आपको रिकमेंड करूंगी मैं फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ। रेणु जी की विशेषता रही है आंचलिकता। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, आंचलिकता अंचल शब्द से बना है। अंचल यानी कोई क्षेत्र, कोई गांव या जनपद भी कह सकते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष के जनजीवन, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ की परंपरा, वहाँ की मान्यताएं, रिवाज का जो समस्त चित्रण प्रस्तुत करती है, ऐसी रचना
आंचलिक रचना कहलाती है। और यही एक ऐसा तत्व है जो इनकी कहानियों में रस पैदा करता है। इस किताब में भी आपको इनकी ऐसे ही कहानियाँ दिखेंगी जिसमें आपको कुछ ग्रामीण और देशज शब्द मिल सकते हैं जो टेढ़े मेढ़े से लगेंगे, लेकिन उनके ही ज़रिए आपको ये कहानियाँ वहाँ की परंपराओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों से परिचित करवाएंगी, जिन्हें जानना और समझना एक स्तब्ध कर देने वाला रोमांचक अनुभव होगा। ग्रामीण जीवन से जुड़े हैं तब तो मज़ा आएगा ही, और अगर नहीं जुड़े तो इस फैसिनेटिंग यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। अगली किताब है शिवानी की लिखी अतिथि। शिवानी एक ऐसी लेखिका रही हैं जिनके लेखन में बांध कर रख लेने की अद्भुत क्षमता है। अतिथि भी एक ऐसे ही किताब है। शिवानी के लेखन में आपको कुमाऊं के पहाड़ और नायिका के रूप में असाधारण सुंदर कन्या, रईस और सभ्य खानदानों में पर्दों के पीछे पलने वाला प्रेम, ये सब कुछ मुख्य रूप से दिखाई देता है, जिसे वो इस खूबसूरती से रचती हैं कि पढ़ने वाला सब कुछ भूलकर बस उस कहानी में डूब जाता है। अतिथि में जया नाम की लड़की जब विवाह के बाद एक रईस खानदान में पहुंचती है और उसे पता चलता है कि उसका पति तो नशेड़ी है, तो वो क्या करती है, वो आईएएस की तैयारी के लिए घर से बाहर निकल पड़ती है और इस दौरान उसकी मुलाकात होती है शेखर से। फिर उसका जीवन एक नया रूप ले लेता है। क्या होता है आगे, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प है। अपनी चंचल किंतु सुगठित भाषा शैली से शिवानी जो प्रभाव उत्पन्न करती हैं वो पाठक सालों साल नहीं भूल पाता। आप चाहें तो अतिथि के अलावा इनके लिखे उपन्यास कृष्णकली, भैरवी या इनकी कहानियों से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगली किताब जो आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की कहानियों का संकलन। एक बार फिर से वही बात कहूँगी कि जब भी चतुरसेन शास्त्री जी की बात होती है तो सबसे पहले, अगर आप बिगनर्स हैं तो कह रही हूँ कि सबसे पहले वैशाली की नगर वधू या फिर वयम रक्षामा उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद पर उतना कॉन्फिडेंस है तो आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छा होगा कि आप चतुरसेन शास्त्री जी की कहानियों से शुरुआत करें। अगर आपको हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल पढ़ना पसंद है तब तो आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। इस किताब में पुराण, इतिहास, संस्कृति और मानव जीवन से जुड़ी 12 कहानियों का संकलन है, जिन्हें पढ़ना एक शानदार अनुभव होगा आपके लिए। चतुरसेन शास्त्री जी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो पौराणिक कथाओं को ऐतिहासिक रूप देकर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें पढ़ना आपको चकित कर देता है। इसके अलावा इनका रिसर्च वर्क कमाल का होता है। किसी भी कहानी को लिखने से पहले उसकी घटनाओं और किरदारों में उनका शोध वक्त लेता है और इसी वजह से जो कहानी जन्म लेती है वो बेहद जीवंत और मार्मिक होती है। इनकी सभी कहानियाँ पढ़ने लायक हैं। हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल लवर के लिए चतुरसेन शास्त्री से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं। अगली किताब आपको रिकमेंड करूंगी आर.के. नारायण की लिखी स्वामी और उसके दोस्त। आर.के. नारायण की किताबें मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ जो भी बिगनर्स होते हैं। सभी के कमेंट्स के नीचे मैंने हमेशा जवाब दिया है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप आर.के. नारायण को पढ़िए। आर.के. नारायण की किताबें हर आयु वर्ग के पाठकों का मनोरंजन करती हैं बिना किसी भेदभाव के। स्वामी और उसके दोस्त भी ऐसा ही उपन्यास है। ये स्वामी नामक एक बच्चे की कहानी है जिसे उसकी किसी गलती के चलते अपने स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन नए स्कूल में एडमिशन के बाद उसकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। अब उसे क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए छुट्टी नहीं मिलती और उस छुट्टी को हासिल करने के लिए वो एक ऐसी हरकत करता है कि बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। अगर आप बच्चे हैं या फिर टीनेज हैं तो स्वामी के साथ खुद को कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप वयस्क हैं तो बाल मनोविज्ञान को बहुत करीब से समझने और स्कूल के दिनों में वापस चले जाने का मौका पाएंगे। अगली किताब आपको रिकमेंड करूंगी रस्किन बॉन्ड की लिखी अजब गजब मेरी दुनिया। रस्किन बॉन्ड को भी मैं हमेशा कहती हूँ कि बिगनर्स को पढ़ना चाहिए। मूल रूप से ये अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन इनकी कहानियों का हिंदी अनुवाद भी आपको उतना ही मज़ा देगा जितना मूल वर्जन देता है, ओरिजिनल वर्जन देता है। तो रस्किन बॉन्ड की जो कहानियाँ का ये जो संकलन है अजब गजब मेरी दुनिया, इसमें इसको 5 भागों में इन्होंने बांटा है और इसकी जो कहानियाँ हैं इसमें रस्किन बॉन्ड अपने रिश्तेदारों और उन जगहों की यादें साझा करते हैं जो कभी न कभी उनके जीवन का हिस्सा रही, जैसे अपने अंकल केन और नाना जी के साथ बिताए गए कुछ मज़ेदार पल, उनसे जुड़े कुछ व्यंग्यात्मक किस्से और इसके अलावा कुछ जीव जंतुओं से संबंधित बहुत ही रोचक और मनगढ़ंत किस्से भी हैं जो बड़ा स्वस्थ हास्य पैदा करते हैं। रस्किन बॉन्ड के कहानियों का कहने का ये अंदाज ही है जो सामान्य सी घटनाओं में भी असामान्य चीज़ें ढूंढ लेता है और हर कहानी मन के किसी न किसी कोने को छू जाती है।
आइए अब उन किताबों की ओर आगे बढ़ते हैं जो हाल के ही कुछ वर्षों में प्रकाशित हुई और जिन्हें मैं बिगनर्स को सजेस्ट करना चाहती हूँ। जिनमें से सबसे पहली किताब जो मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगी वो है ललित कुमार की लिखी विटामिन जिंदगी। आपको किसी भी जॉनर की किताबें पढ़ने का मन हो, लेकिन एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद आप वो नहीं रह जाते जो उसे पढ़ने के पहले थे, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, है ना। विटामिन जिंदगी भी एक ऐसी ही किताब है। ये इतनी शानदार किताब है कि इसी किताब पर मैं एक पूरा वीडियो लेकर आना चाहती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं ये चाहती थी कि मैं बिगनर्स को इस किताब को रिकमेंड करूं। मैं ये चाहती हूँ कि जो बिगनर्स हैं वो इस शानदार किताब के साथ किताबों की दुनिया में एंट्री करें। विटामिन जिंदगी के लेखक ललित कुमार ने, जो कि कविता कोश के संस्थापक रह चुके हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी हैं, उन्होंने इसमें अपने पोलियोग्रस्त जीवन के साथ अपनी लड़ाई और अपने संघर्ष की कहानी बयां की है। 4 वर्ष की उम्र के बाद से अब तक निरंतर चल रहा उनका संघर्ष किस तरह से उनको सारी सफलताओं तक पहुंचाता है जिसके उन्होंने कभी ख्वाब देखे थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी शारीरिक विकलांगता के साथ सामना किया, बल्कि समाज की विकलांग हो चुकी सोच के साथ भी उन्होंने मुकाबला किया और वो सब कुछ हासिल किया जो कभी उन्होंने हासिल करना चाहा था। इनके संघर्षों को पढ़ते वक्त न सिर्फ आप उन कष्टों को, उन संघर्षों को करीब से महसूस कर पाते हैं, बल्कि एक सभ्य और संवेदनशील इंसान के तौर पर अपने अंदर कई ज़रूरी गुणों का विकास भी कर पाते हैं। ऐसे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमारे व्यक्तित्व में होनी चाहिए और जिस पर पहले हमारा कभी शायद ध्यान न गया हो। विटामिन जिंदगी बहुत ही शानदार मोटिवेटिंग किताब है। मुझे इसी तरह की मोटिवेशनल किताबें पसंद आती है। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं मोटिवेशनल किताबें कम पढ़ती हूँ, लेकिन वो किताबें जो किसी इंसान की ज़िंदगी पर आधारित हो, जो सच हो और इस तरह से लिखी गई हो जैसे विटामिन जिंदगी लिखी गई, मुझे बहुत पसंद आती है। इस किताब को पढ़ते वक्त आप देखते हैं कि कैसे एक कर्मचारी के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक नागरिक के रूप में लेखक का जीवन साधारण इंसानों से कहीं ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अपनी सकारात्मक सोच और इच्छा शक्ति के बल पर कैसे उन्होंने सफलता अर्जित की, ये पढ़ना, ये जानना बहुत ही मोटिवेटिंग है। ये आपको री एनर्जाइज करता है। अगर आप डल हैं, अगर मन अच्छा नहीं है, अगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या फिर सब कुछ बहुत अच्छा है, ऑल यू नीड इज़ जस्ट अ बुक। आपने कभी कोई किताब नहीं भी पढ़ी है ना, तो विटामिन जिंदगी आपको बांध कर रख लेगी। एक बेहद प्रेरक और सोच बदल कर रख देने वाली किताब। अगली किताब आपको रिकमेंड करूंगी मैं, दिव्य प्रकाश दुबे की लिखी मुसाफिर कैफे। मुसाफिर कैफे के कुछ किरदार गुनाहों के देवता से उधार लिए गए हैं, ऐसा लेखक का कहना है। और जिस तरह से वो इस बात को इस किताब में स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने चंदर और सुधा को अपनी कहानी में क्यों लिया, उसे पढ़ते ही आप इस नए चंदर और सुधा को सहर्ष ही स्वीकार कर लेते हैं। मुसाफिर कैफे की सुधा बहुत महत्वाकांक्षी लड़की है। उसे प्यार में तो यकीन है, लेकिन शादी में भरोसा नहीं है। हाँ, बच्चे उसे ज़रूर क्यूट लगते हैं, लेकिन इसके विपरीत चंदर को सुधा से अच्छा वाला प्यार है। वो उससे शादी करना चाहता है, गृहस्थी बसाना चाहता है, लेकिन इस लड़ाई में जीत अंततः सुधा की ही होती है। फिर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से चंदर सुधा को अकेला छोड़कर निकल पड़ता है अपनी नई राहों की तलाश में, और जहाँ वो रुकता है उस जगह को नाम देता है मुसाफिर कैफ़े। अब मुसाफिर कैफ़े अपनी तरह का एक अलग सा कैफ़े है। सब मैं ही बता दूंगी तो आप उपन्यास में क्या पढ़ेंगे, तो फटाफट इस किताब को ऑर्डर कर लीजिए। बहुत ही शानदार किताब है। मेरे ख्याल से बिगनर्स को इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। अगली किताब है निखिल सचान की लिखी यूपी 65। ये इनका लिखा पहला उपन्यास है। इसके पहले नमक स्वादानुसार इनकी एक किताब प्रकाशित हो चुकी है जो बहुत ही शानदार किताब थी। यूपी 65 बनारस IIT BHU की पृष्ठभूमि में लिखा गया एक ऐसा उपन्यास है जो कुछ कुछ बनारस टॉकीज जैसा स्वाद देता है। लेकिन इस किताब को मैं यहाँ इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इसमें बनारसी मस्ती के अलावा आपको कनपुरिया तड़का और इलाहाबाद वाला एटीट्यूड भी मिलेगा। निशांत जो अपने माँ बाप की उम्मीदों का बोझ सिर पर उठाए बनारस इंजीनियरिंग करने पहुँचता है। फिर उसके वहाँ नए दोस्त बनते हैं। वो शुभ्रा से मिलता है, उसके प्यार में पड़ता है। लेकिन प्यार, पढ़ाई, दोस्ती और पॉलिटिक्स तक ही ये कहानी सीमित नहीं रहती, बल्कि इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है जो निशांत को जीवन के अर्थ और उनके उद्देश्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कहानी में प्यार, मोहब्बत, कॉलेज, करियर, पढ़ाई, इन सब के अलावा बनारस में मुक्ति के दर्शन पर चर्चा इस उपन्यास को बहुत ही शानदार रचना बनाती है। ये मेरा इस उपन्यास का फेवरेट पार्ट है। मेरे ख्याल से बिगनर्स को बहुत मज़ा आएगा यूपी 65 के साथ। अगर लिंक मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ। अगली किताब जिसे आप एक मोटिवेशनल किताब कह सकते हैं, उसे लिखा है अनुराग पाठक ने, 12th फेल। मोटिवेशनल किताब कह सकते नहीं है, ये मोटिवेशनल किताब एक्चुअली है, लेकिन ये एक उपन्यास है। ग्वालियर में रहने वाले मनोज की कहानी जो 12th में एक बार फेल हो जाता है।
फिर वो पढ़ाई छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसके जीवन में एक ऐसी घटना होती है जो उसे प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करती है। अब वो फिर से एक बार पढ़ाई में जुट जाता है, लेकिन भीषण आर्थिक तंगी के चलते वो किसी तरह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर पाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और पूरी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाता है। अब इस जो है कि दुनियादारी और कपट भरी दुनिया से बिल्कुल दूर होकर अपने सिद्धांतों पर चलते हुए पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य प्राप्ति का उसका ये मार्ग उसको सफलता दिलाता है या नहीं, यही आगे की कहानी है। ये किताब न सिर्फ आपको परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास भी करती है कि इंसान का लक्ष्य क्या सिर्फ एक निर्धारित ओहदा भर प्राप्त कर लेना है, या फिर ईमानदारी, सिद्धांत और सेवा भाव जैसी चीज़ों का भी जीवन में कुछ मूल्य होता है। बहुत ही प्यारी किताब है और बहुत ही मोटिवेटिंग, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगली और आखिरी किताब जो मैं आज आपको रिकमेंड करूंगी वो एक व्यंग्य रचना आप कह सकते हैं, वो है प्रांजल सक्सेना की लिखी महानपुर के नेता। इनकी पहली किताब जो सॉफ्ट कॉपी में आई थी जिसका नाम था गांव वाला अंग्रेजी स्कूल, मैंने रिकमेंड किया है एक बार अपने वीडियो में। ये उनकी दूसरी किताब है जिसकी हार्ड कॉपी जो है वो अब हमारे हाथ में आ चुकी है। महानपुर के नेता एक ऐसे गाँव की कहानी है जो इतना आदर्श है कि वहाँ के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, कभी छल नहीं करते, कभी किसी को दुखी नहीं करते और अपने अलावा सबका भला चाहते हैं। अपनी तरह का अनूठा गांव है महानपुर। लेकिन अब महानपुर में चुनाव होने हैं और चुनाव तो लोगों को जाति, धर्म, सोच या स्वार्थ के आधार पर बिना बांटे लगभग असंभव है। तो महानपुर में चुनाव अभियान चलाने का बीड़ा उठाता है नारद। अब कुटिल नारद किसी तरह करके पनकी और बनवारी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लेता है, लेकिन क्या वो महानपुर के लोगों को बांट पाता है, पनकी और बनवारी को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना पाता है? यही इस किताब का किस्सा है। महानपुर का नेता एक बहुत ही व्यंग्य शैली में लिखी गई एक बहुत ही मज़ेदार रचना है जो आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी और अंततः एक सीख भी दे जाएगी। तो ये थी आज की कुछ किताबें जो मैंने बिगनर्स को रिकमेंड की और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप इनमें से जो भी आपकी पसंद के मुताबिक आप जो भी चुनते हैं आपको ज़रूर मज़ा आएगा और किताबों की दुनिया का एक नया पन्ना आपके जीवन में खुलेगा, हिंदी किताबों की दुनिया का। अगर आप बिगनर्स नहीं हैं तो प्लीज़ इन्हें अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हैं तो भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जो ये मैंने रिसर्च की जिसमें इतना लंबा समय लिया कि किस तरह की किताबें मैं हिंदी किताबें मैं बिगनर्स को सजेस्ट करूँ, मेरी मेहनत भी मुझे सफल होती हुई लगेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत सारी किताबें तो एक वीडियो में शामिल नहीं कर सकती, हो सकता है कुछ किताबें रह गई हो। अगर आपको भी ऐसी कोई किताब याद आए जो बिगनर्स को सजेस्ट की जा सकती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।